18 अप्रैल 1912 अमेरिका के न्यूयॉर्क में रात के 9:30 बजे घंघोर बारिश में करीब 40,000 लोग दिल थामे हुए किसी का इंतजार कर रहे थे। यह वो काली रात थी जब न्यूयॉर्क में दर्द का सैलाब आने वाला था। 3 दिन से यह लोग टकटकी लगाए एक जहाज का इंतजार कर रहे हैं जिसका नाम है कारपेथिया। कारपेथिया जहाज अपने साथ एक ऐसी दर्द का कहानी लेकर लौटा था जिसको सुनकर आज भी लोगों को दिल दहल जाता है। एक ऐसा जहाज जो कभी ना डूब सकता था, RMS टाइटैनिक, जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगी समुद्र के हवाले कर दी। और कारपेथिया जहाज पर मौजूद है वो चुनिंदा लोग जिसने टाइटैनिक के खौफनाक रूप को अपनी आंखों से देखा था। यह इतिहास की वो दिल दहलाने वाली घटना थी जिसको कोई भी इंसान भुला नहीं सकता। यह घटना अपने पीछे कई रहस्य को छोड़कर चली गई। 10 अप्रैल 1912 को जब टाइटैनिक ब्रिटेन से साउथहैम्पटन के न्यूयॉर्क जाने के लिए अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार था, तब वहां पर एक अलग ही माहौल था, क्योंकि लोगों ने टाइटैनिक के बारे में इतना सुन रखा था कि वो टाइटैनिक की विशालता और उसकी सुंदरता को देखने के लिए उमड़ पड़े। ऐसा माना जाता है कि करीब 1 लाख से भी ज्यादा लोग टाइटैनिक को भव्यता को देखने के लिए आए थे। और इतनी भीड़ टाइटैनिक को देखने क्यों ना आती, क्योंकि टाइटैनिक था ही इतना भव्य। यह जहाज 269 मीटर लंबा और इसकी चौड़ाई करीब 53 मीटर थी, जो कि एक 8 मंजिला ऊंची इमारत से भी ज्यादा ऊंचा था। ये जहाज बाहर से देखने में जितना भव्य लगता था, इससे ज्यादा आलीशान तो ये अंदर से था। ये इतना आलीशान जहाज था कि इसमें 2 बड़े बड़े ग्राउंड, स्टेयर्स, हीटर्स, स्विमिंग, जिम, 4 रेस्टोरेंट्स, लाइब्रेरी, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ और बार शॉप इत्यादि थे। ऐसा मानो कि टाइटैनिक एक चलता फिरता लग्जरियस होटल था जिसमें हर तरीके की सुविधा मौजूद थी। टाइटैनिक लग्जरी के मामले में तो खास था ही, लेकिन एक और बात टाइटैनिक को खास बनाती थी, वो थी टाइटैनिक की सेफ्टी। ये उस समय दुनिया का सबसे बड़ा सेफ और मजबूत जहाज था। टाइटैनिक को इस तरह से बनाया गया था कि उसका दूसरा नाम ही अनसिंकेबल था, मतलब कि कभी ना डूबने वाला जहाज। और देखा जाए तो टाइटैनिक था भी एक ऐसा जहाज जो कभी नहीं डूब सकता था, क्योंकि इसको बनाया ही कुछ इस तरह से गया था, क्योंकि इसमें डबल बॉटम हॉल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल हॉल जहाज के इस बाहरी आवरण को बोला जाता है जो जहाज की मजबूती देता है। ये स्टील का बना एक मजबूत स्ट्रक्चर होता है। इसे आप जहाज की रीढ़ की हड्डी बोल सकते हो। यह जहाज की मेन बॉडी होता है। टाइटैनिक का यह हॉल ऐसे तो मजबूत था ही, लेकिन इसे और ज्यादा सेफ बनाने के लिए टाइटैनिक के इस निचले वाले हिस्से में यानी कि बॉटम में डबल हॉल का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल समुद्र में कोई भी शिप चलती है तो उसका ज्यादातर इस निचले वाले हिस्से में किसी अंदरूनी चट्टान या अन्य चीजों से टकराने का डर रहता है। तो टाइटैनिक का डबल बॉटम हॉल होने की वजह से अगर इसका निचला वाला हॉल किसी इम्पैक्ट में टूट भी जाए तो दूसरा हॉल टाइटैनिक को सुरक्षित रखेगा और इसे डूबने से बचा लेगा। और टाइटैनिक का दूसरा सेफ्टी फीचर इसे और ज्यादा सेफ बना देता है। दरअसल टाइटैनिक को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया था। दरअसल जहाज का ये निचला वाला भाग शिप का मेन पोर्शन होता है जो पानी के अंदर चलता है। अब अगर मानकर चलो कि जहाज में इस निचले वाला हिस्से में कहीं पर भी छेद हो जाए तो धीरे धीरे जहाज के अंदर पानी भरने लगेगा और कुछ समय बाद जहाज पानी के अंदर डूब जाएगा। लेकिन टाइटैनिक के इस निचले वाले हिस्से में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बांटा गया था। इससे फायदा ये होने वाला था कि अगर बाई चांस जहाज साइड से किसी चट्टान से टकराता है और उसमें लीकेज होता है तो जहाज का जो कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त हुआ है केवल उसी में पानी भरेगा और बाकी के कंपार्टमेंट में पानी फ्लो नहीं होगा, जिससे जहाज डूबने से बच जाएगा। और टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज था कि अगर इसके 16 में से 4 कंपार्टमेंट में पानी भी भर जाए तो भी ये डूबने वाला नहीं था। और ऐसा होना एक असंभव सी बात थी कि इसके एक साथ 4 से ज्यादा कंपार्टमेंट डैमेज हो जाए, क्योंकि यह कंपार्टमेंट्स बहुत बड़े बड़े थे। तो भला कोई चट्टान भी इस जहाज को कैसे डुबो सकती थी। इसी वजह से इस जहाज को कभी ना डूबने वाला जहाज यानी कि अनसिंकेबल बोला गया था। तो नमस्कार मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। टाइटैनिक को लाइट स्टार लाइन कंपनी ने करीब 3 सालों में बनाकर तैयार किया था। 2 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हो चुका था।
और इसके कुछ दिन बाद यानी कि 10 अप्रैल 1912 को इसे अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार कर दिया जाता है। इस जहाज में उस जमाने के बड़े बड़े लोग बैठे थे। इसमें कुछ ऐसे प्रवासी भी थे जो अमेरिका जाकर एक नए जीवन की शुरुआत करने वाले थे। इस जहाज के कप्तान थे 62 वर्ष के एडवर्ड जॉन स्मिथ, जो कि एक अनुभवी कप्तान थे। ऐसा माना जाता है कि ये इनका आखिरी सफर था। इसके बाद ये रिटायरमेंट लेने वाले थे। इस जहाज पर करीब 240 पैसेंजर और क्रू मेंबर थे। वैसे तो साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क पहुंचने में 7 से 8 दिनों का समय लगता था, लेकिन टाइटैनिक उस जमाने का सबसे तेज चलने वाला जहाज था। तो व्हाइट स्टार लाइन कंपनी चाहती थी कि यह जहाज 6 दिन में न्यूयॉर्क पहुंचे और लोग टाइटैनिक की भव्यता के साथ साथ इसकी रफ्तार को भी जाने। इस वजह से कंपनी की ओर से टाइटैनिक के कप्तान स्मिथ को जहाज को फुल स्पीड में चलाने की इजाजत मिले हुए थे। टाइटैनिक को बने हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था और ना ही टाइटैनिक के सेफ्टी टेस्ट और ट्रायल हुए थे, लेकिन फिर भी टाइटैनिक को एक लंबी यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा था और इसका एक बहुत बड़ा कारण था। दरअसल व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के एक और शिप थी, ओलंपिक, जो दिखने में तो टाइटैनिक की तरह ही दिखती थी, लेकिन वो इसे थोड़ी छोटी थी। इस वजह से ओलंपिक शिप को टाइटैनिक की बहन बोला जाता था। मार्च 1912 को ओलंपिक शिप में खराबी आ गई थी। इस वजह से ओलंपिक इमरजेंसी में बंदरगाह पर रिपेयर होने के लिए आई। अब यह शिप इतनी बड़ी होती है कि इसको रिपेयर होने में कई महीनों की समय लग जाता है। तो इस वजह से व्हाइट स्टार लाइन कंपनी का बिजनेस इन महीनों में बंद हो जाता। तो कंपनी ने अपने बिजनेस को जारी रखने के लिए अगले महीने यानी कि अप्रैल में अपनी नई शिप टाइटैनिक को लॉन्च करने का फैसला किया। अब क्योंकि यह टाइटैनिक की पहली यात्रा थी, इस वजह से टाइटैनिक के क्रू में कुछ अनुभवी को होना भी जरूरी था। इस वजह से टाइटैनिक के कुछ क्रू मेंबर्स को हटाकर ओलंपिक के कुछ क्रू मेंबर को टाइटैनिक के क्रू में शामिल किया गया। टाइटैनिक का एक ऑफिसर था डेविड ब्लेयर, उसको हटाकर उसकी जगह पर ओलंपिक के एक ऑफिसर को उसकी जगह पर नियुक्ति कर दिया गया। तो डेविड ब्लेयर जब शिप को छोड़कर अपने घर जा रहा था तो वो गलती से अपने लॉकर की चाबी को भी अपने साथ ले आया और दुर्भाग्य से टाइटैनिक पर मौजूद इकलौता दूरबीन उसी लॉकर में बंद था। डेविड ब्लेयर के द्वारा की गई यह छोटी सी गलती आगे चलकर टाइटैनिक को डुबो देती है। आखिर वो घड़ी आ ही गया जब 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले ऐतिहासिक सफर पर रवाना होता है। कैप्टन स्मिथ भली भांति जानते थे कि साल के इस महीनों में समुद्र में बहुत ज्यादा आइसबर्ग मिलते हैं। इस वजह से उन्होंने खतरे के भापते हुए नॉर्थवर्ड रूट को सीधे रास्ते को छोड़ते हुए साउथर्न रूट के इस थोड़े लंबे रास्ते को चुना। दरअसल आइसबर्ग समुद्र में मौजूद छोटे छोटे बर्फ के पहाड़ होते हैं। यह बर्फ के पहाड़ ग्लेशियर से टूटकर समुद्र की लहरों के साथ बीच समुद्र में आ जाते हैं। आप इस मैप को देखिए, इसमें ग्रीनलैंड से बर्फ के यह छोटे छोटे पहाड़ टूटकर इस रास्ते के द्वारा अटलांटिक ओशियन में पहुंचते हैं। यह भला जो रीजन है, इसमें अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा आइसबर्ग टूटकर आते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन आइसबर्ग को अटलांटिक ओशियन में पहुंचते पहुंचते करीब 2 साल लग जाते हैं और अटलांटिक ओशियन तक पहुंचते पहुंचते वो आइसबर्ग पिघलकर समुद्र के पानी में विलीन हो जाते हैं। जो आइसबर्ग बहुत ज्यादा बड़ा होता है वही अटलांटिक ओशियन के बीच में आ पाते हैं। तो कैप्टन स्मिथ ने आइसबर्ग को खतरे को टालने के लिए इस रास्ते को बजाय उसने थोड़े दूर के रास्ते को चुना जहां पर आइसबर्ग मिलने के चांसेस बहुत कम हो। यह वो समय था जब जहाज में आइसबर्ग इत्यादि को देखने के लिए ज्यादा कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं होती थी। इस वजह से जहाज के सामने थोड़ी ऊंचाई पर यहाँ पर एक क्रूज नेस्ट होता है। इसे लुक पॉइंट भी बोला जाता है। इस क्रूज नेस्ट में हमेशा 1 से 2 लोग दूरबीन लेकर बैठे रहते हैं जो दूर तक सामने देखते रहते हैं कि जहाज के सामने कोई अड़चन तो नहीं है जिससे जहाज टकरा जाए। और जब यह जहाज पानी में चलते तो यह सभी जहाज वायरलेस रेडियो के जरिए एक दूसरे को संदेश भेजते रहते हैं कि कौन सी जगह पर क्या अड़चन है। अब टाइटैनिक आधे रास्ते पर पहुंच चुका था। तब इसको क्रोशिया शिप से आइसबर्ग होने की पहले चेतावनी मिलती है। यह आइसबर्ग अभी टाइटैनिक से 1 दिन की दूरी पर था। टाइटैनिक पर सीनियर ऑफिसर जैक फिलिप्स इस वायरलेस रेडियो को सिस्टम को ऑपरेट कर रहे थे।
और दूसरे जहाज़ों के साथ संपर्क में बने हुए थे। 14 अप्रैल को दोपहर में टाइटैनिक को आइसबर्ग होने की दूसरी चेतावनी मिलती है। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स इन चेतावनियों के बारे में जहाज की कप्तान को अगवा कराते हैं। टाइटैनिक के इस पहले सफर पर टाइटैनिक का मालिक जोसेफ ब्रश भी था। जब कैप्टन स्मिथ ने जहाज के मालिक ब्रश को आइसबर्ग की मिलने वाली चेतावनियों के बारे में बताया तो ब्रश स्मिथ ने इन चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि समुद्र में आइसबर्ग मिलना एक आम बात है और जिस जहाज में वो बैठे हैं वह एक मजबूत और कभी ना डूबने वाला जहाज है। और ब्रश इसे नहीं चाहता था कि इन चेतावनियों की वजह से जहाज की स्पीड में कमी हो और जहाज अपने निर्धारित समय से लेट पहुंचे। इसके बाद टाइटैनिक को आइसबर्ग की 5 बार और चेतावनियां मिलते हैं और टाइटैनिक को जो आखिरी चेतावनी मिली वो SS कैलिफोर्निया जहाज से मिलती है। रात हो चुकी थी और दुर्भाग्य से आज आसमान में चांद भी नहीं निकला था, जिस वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी और क्रूज नेस्ट में बैठे लोगों के पास दूरबीन भी नहीं था, जिससे वो दूर से ही सामने आने वाली अड़चन को देख पाए। टाइटैनिक अपनी फुल स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा था और आइसबर्ग से टाइटैनिक अभी 2 घंटे की दूरी पर था। घनघोर अंधेरे में समुद्र के पानी को तेजी से चीरते हुए टाइटैनिक आगे बढ़ते ही चला जा रहा था, बिना इस बात की परवाह किए कि जिस रास्ते में अभी वो चल रहा है उसके सामने एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान मौजूद है। रात के 11:30 बज चुके थे और अब टाइटैनिक आइसबर्ग से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर था और जिस रफ्तार से टाइटैनिक चल रहा था उस रफ्तार से यहाँ अगले 10 मिनट में आइसबर्ग के पास पहुँचने वाला था। टाइटैनिक के क्रूज नेस्ट में 2 बहादुर लोग हेनरी फिलिप और रेजिनाल्डी, ये दोनों कटकटाती ठंडी और रास्ते में आने वाले और रात के काले अंधेरे में टकटकी लगाए जहाज के सामने आने वाले अड़चन को देख रहे थे। इन दोनों के लिए परेशानी यह थी कि जहां पर यह बैठे थे इन्हें वहां पर ठंडी हवा का सामना करना पड़ता था, जिस वजह से इनकी आंखों से आंसू निकल आते। इसके पास कोई दूरबीन भी नहीं था, जिस वजह से यह ज्यादा दूर की चीजों को देख नहीं पा रहे थे। कम रोशनी में आंखों से ज्यादा दूर मौजूद चीजों को देख पाना संभव नहीं था। रात के 9:39 पर क्रूज नेस्ट में बैठे फ्रेडरिक फिलिप को दिखाई देता है कि सामने एक आइसबर्ग है। उसने बिना देरी किए जल्दी से 3 बार घंटी को बजाया और तुरंत ब्रिज पर मौजूद ऑफिसर को फोन करता है और बताता है कि सामने आइसबर्ग है, जल्दी से जहाज को लेफ्ट साइड में मोड़ो। ब्रिज पर मौजूद फर्स्ट ऑफिसर विलियमसन ने जैसे ही इस चेतावनी को सुना उसने तुरंत एक्शन लेते हुए जहाज को रोकने के लिए फुल स्पीड में रिवर्स में इंजन को चालू कर दिया और जहाज को तेजी से लेफ्ट साइड में मोड़ने लगा। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जहाज की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इतने कम समय में रिवर्स इंजन चालू करने के बाद भी इसे रोका नहीं जा सकता था और जहाज इतना बड़ा था कि कम डिस्टेंस में इसको मोड़ा नहीं जा सकता था। काफी हद तक टाइटैनिक को मोड़ दिया गया, लेकिन फिर भी रात के 11:40 पर टाइटैनिक का आगे का राइट वाला हिस्सा बर्फ की चट्टान से टकरा जाता है। यह टकराव इतना जोर से हुआ कि जहाज पर मौजूद सभी यात्री को इसने हिला कर रख दिया। दुर्भाग्य से टाइटैनिक का डबल बॉटम हॉल किसी काम नहीं आया, क्योंकि आइसबर्ग से ये इम्पैक्ट जहाज की साइड में हुआ था, जहां पर सिंगल लेयर ही लगी थी। जब कैप्टन स्मिथ ने नुकसान की जांच पड़ताल की और जहाज में हुए नुकसान को देखा तो पता चला कि जहाज के 6 कंपार्टमेंट डैमेज हो चुका है और उनमें तेजी से पानी भरता जा रहा है। यह देखकर कैप्टन स्मिथ शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जहाज केवल 4 कंपार्टमेंट्स पानी भरने तक ही तैर सकता था, लेकिन 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने का मतलब था कि जिस जहाज को अभी तक अनसिंकेबल बोला जा रहा था वह अब डूब जाएगा। टकराव को अब तक 20 मिनट गुजर चुके थे और रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ने क्रू मेंबर को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने के लिए कहा ताकि आसपास मौजूद कोई भी जहाज उन्हें बचाने के लिए आ जाए। और वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने में जुट गए, लेकिन दुर्भाग्यवश आसपास कोई भी जहाज ऐसा नहीं था जो टाइटैनिक द्वारा भेजे जा रहे डिस्ट्रेस सिग्नल को पकड़ पाए। 6 कंपार्टमेंट्स पानी से भर चुके थे और पानी अब डेक के ऊपर से बहने लगा। कैप्टन स्मिथ लाइफ बोट को समुद्र में उतारने का आदेश देता है और लाइफ बोट्स को बाहर निकाला जाने लगा। दुर्भाग्यवश उस समय टाइटैनिक पर केवल 20 ही लाइफ बोट मौजूद थी और एक लाइफ बोट की क्षमता केवल 65 लोगों की ही थी।
20 लाइफ बोट के द्वारा केवल लगभग 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता था और जहां पर 2200 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हड़बड़ी में शुरुआत में जो लाइफ बोट उतारी जा रही थी उनमें केवल 27 से 28 लोगों ही भेजा जा रहा था और लाइफ बोट को केवल आधा ही भरा जा रहा था। प्रोटोकॉल यह था कि पहले औरत और बच्चों को पहले लाइफ बोट्स में भेजा जाएगा। जहाज पर अभी भी कुछ लोग ऐसे थे जो ये मान रहे थे कि ये जहाज कभी डूब नहीं सकता और वह एकदम रिलैक्स थे। इधर जैक फिलिस लगातार डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे जा रहे थे और सौभाग्य से इनका डिस्ट्रेस सिग्नल पास में मौजूद एक जहाज कार्पेथिया को मिलता है और 12:30 पर कार्पेथिया जहाज से संदेश आता है कि वो टाइटैनिक पर मौजूद लोगों को बचाने आ रहा है। लेकिन बदकिस्मती यह थी कि कार्पेथिया जहाज अभी भी टाइटैनिक से करीब 117 किलोमीटर दूर पर था और कार्पेथिया अपनी फुल स्पीड पर भी चलता तभी कार्पेथिया को टाइटैनिक तक पहुंचने में 4 घंटा का समय लगने वाला था। अब सवाल ये है कि क्या 4 घंटों तक टाइटैनिक सर्वाइव कर पाएगा? जैसे जैसे टाइटैनिक के आगे के हिस्से में पानी भरता जा रहा था वैसे वैसे जहाज आगे की ओर झुकता जा रहा था और पानी में धंसता चला जा रहा था। जब टाइटैनिक ऊपर के ओर उठने लगा तो लोगों में अफरा तफरी मच गई। अब सबको समझ आ चुका था कि टाइटैनिक अब डूब जाएगा और सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट्स में चढ़ने के लिए अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश करने लगे। लाइफ बोट्स में फर्स्ट क्लास के लोगों को बचाने के लिए ज्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी और 1:50 पर जब जहाज से आखिरी लाइफ बोट उतारा गया उसके बाद भी जहाज पर 1500 से ज्यादा लोग बचे थे। चारों ओर खौफ का माहौल था। जो लोग तैर सकते थे वह समुद्र के पानी में छलांग लगा रहे थे, लेकिन इस समय तो समुद्र भी बेरहमी दिखा रही थी। समुद्र का पानी -2 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा था। इतने ठंडे पानी में कोई भी व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा 15 से 30 मिनट तक ही जिंदा रह सकता था। कुछ लोगों ने तो मौत को स्वीकार कर लिया और वह मौत के गले लगाने के लिए तैयार थे। लेकिन इधर जहाज के क्रू मेंबर अभी भी मदद की आस में डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे जा रहे थे। आसमान में फ्लेयर्स चला रहे थे ताकि आसपास मौजूद किसी भी जहाज का ध्यान उनकी ओर आए और वह उनको बचाने के लिए कोई भी जहाज उनकी ओर आए। टाइटैनिक में पानी भरने की रफ्तार बढ़ती जा रही थी और टाइटैनिक बहुत तेजी से डूबने लगा। टाइटैनिक का आगे का भाग पूरी तरह से पानी के अंदर घुस चुका था और पिछला हिस्सा पानी के ऊपर उठने लगा। अब जहाज के कप्तान स्मिथ ने अपने क्रू को भी बोल दिया कि अपनी अपनी जानें बचा लो, लेकिन जैक फिलिस अभी भी अपनी जान की परवाह किए बगैर डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने में जुटे हुए थे। कैप्टन स्मिथ ने अपने जहाज को न छोड़ने का फैसला किया। जब जहाज का आगे का भाग पूरी तरह से पानी के अंदर घुस चुका था तो शॉर्ट सर्किट की वजह से जहाज पर अंधेरा छा गया। अटलांटिक ओशियन लोगों को चीख से गूंज रहा था। जहाज का पिछला भाग पूरी तरह से हवा में खड़ा था और दबाव इतनी ज्यादा बढ़ गया कि टाइटैनिक 2 भागों में टूट गया और रात के 12:20 पर RSS टाइटैनिक देखते ही देखते अटलांटिक सागर की गोद में समा गया। कभी ना डूबने वाला जहाज महज 2 घंटा 40 मिनट में समुद्र की गहराई में चला गया। जो बचे 1500 से ज्यादा लोग इस पर सवार थे उनमें से कुछ इसके साथ डूब गए और कुछ को समुद्र के ठंड के पानी ने मार डाला। कैप्टन स्मिथ अंत तक अपने जहाज पर ही डटे रहे। टाइटैनिक के डूबने के करीब 2 घंटों के बाद अगले दिन की सुबह में कार्पेथिया जहाज बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचता है और केवल 7 से 6 लोगों ही इस हादसे में जिंदा बचे थे। 3 दिन के बाद 18 अप्रैल 1912 को रात के 9:30 पर कार्पेथिया न्यूयॉर्क में पहुंचा, जहां पर 40,000 लोग तेज बारिश में कार्पेथिया का इंतजार कर रहे थे। इस हादसे के बाद कई ऐसे सवाल खड़े हुए जिनका जवाब आज भी लोग खोज रहे हैं, लेकिन जब इनकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो एक चौंकाने वाला बात सामने आई। जब टाइटैनिक डूबा था तब उस पर मौजूद हर एक व्यक्ति को बचाया जा सकता था, क्योंकि टाइटैनिक से महज 37 किलोमीटर दूर पर एक और जहाज मौजूद था जो समय पर आकर मदद कर सकता था। यह वही SS कैलिफोर्निया जहाज था जिसने आखिरी बार टाइटैनिक को आइसबर्ग की चेतावनी भेजी थी। लेकिन ऐसी क्या वजह थी कि SS कैलिफोर्निया जहाज टाइटैनिक की मदद करने के लिए नहीं गया, जबकि उन्हें होराइजन में आसमान में छोड़ी जाने वाली फ्लेयर्स भी दिखाई दे रही थी। तो इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि समुद्र के आइसबर्ग के खतरों को देखते हुए कैलिफोर्निया जहाज ने रात में आगे न बढ़ने का फैसला किया और उन्होंने रात में अपने वायरलेस रेडियो को भी बंद कर दिया था,
जिससे उनको टाइटैनिक का कोई भी डिस्ट्रेस सिग्नल रिसीव ही नहीं हो पाया। जब एसएस कैलिफोर्निया के क्रू को टाइटैनिक से उठने वाले रॉकेट्स और फ्लेयर को देखा तो उन्होंने कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को इस बात की जानकारी भी दी। स्टैनली लॉर्ड ने अपने क्रू को मोर्स लैब से टाइटैनिक को संकेत भेजने को कहा और एसएस कैलिफोर्नियन का क्रू फोर्स लैब से टाइटैनिक को सिग्नल भेजता रहा। लेकिन शायद टाइटैनिक पर इतनी हड़बड़ी मची हुई थी कि किसी ने एसएस कैलिफोर्निया से आ रहे मोर्स सिग्नल को नहीं देखा। खास कैलिफोर्नियन जहाज का रेडियो ऑन होता, शायद उस घटना में इतनी जाने न जाती। टाइटैनिक के इस हादसे को हुए साल दर साल गुजरती जा रही थी, लेकिन एक सवाल जो लोगों को परेशान किए जा रहा था कि आखिर वह जहाज जिसे कभी न डूबने वाला जहाज बोला जाता था वो कैसे डूब गया। इस सवाल का जवाब तभी मिल सकता था जब टाइटैनिक जहाज का मलबा मिले। खूब सारी खोजबीन की, लेकिन अटलांटिक महासागर ने टाइटैनिक को अपनी गोद में इस तरह छुपा रखा था कि उसका मलबा किसी को मिल ही नहीं रहा था। आरएमएस टाइटैनिक के मलबे को समुद्र की गहराइयों में ढूंढते ढूंढते 70 साल से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था। तब जाकर सितंबर 1985 में पहली बार टाइटैनिक के मलबे को झलक देखने को मिली। अमेरिकन ओशियनोग्राफर रॉबर्ट वोलार्ड वो व्यक्ति थे जिन्होंने टाइटैनिक के मलबे को खोज निकाला था और जब से टाइटैनिक का मलबा मिला है तब से लेकर आज तक इस पर कई बार खोजबीन होती रही है। लेकिन टाइटैनिक के मलबा पर की गई शोध ने इस बात को गुत्थी को सुलझा दिया कि यह अनसिंकेबल जहाज आखिर क्यों और कैसे डूबा। ओशियनोग्राफर के होश उड़ गए जब उन्होंने टाइटैनिक के मलबों को देखा, क्योंकि टाइटैनिक समुद्र के बट्टम में 2 हिस्सों में टुकड़ा पड़ा है। जहाज का आगे का हिस्सा बहुत अच्छी कंडीशन में है, लेकिन पिछला वाला हिस्सा इतनी बुरी कंडीशन में है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि यह टाइटैनिक का दूसरा भाग है ही नहीं और पिछला वाला हिस्सा फ्रंट वाले हिस्से से करीब 2000 फीट की दूरी पर है। काफी खोजबीन के बाद पता चला कि जब टाइटैनिक को बनाया गया था तब इसमें टाइटैनिक को हॉल को मजबूती देने के लिए जो रिवेट लगाई गई थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की थी। कास्ट कटिंग करने की कोशिश की, अब जो कि कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, इस वजह से जिस जगह पर आइसबर्ग टाइटैनिक की बॉडी से टकराया उस जगह के रिवेट प्रेशर पड़ने की वजह से खुल गए और आपस में जुटी प्लेट अपनी जगह से खिसक गई, जहां से पानी को अंदर घुसने का रास्ता मिल गया। आज टाइटैनिक का मलबा समुद्र के गहराइयों में वातावरण से लड़ाई लड़ते हुए अपने अस्तित्व को खोता जा रहा है और ऐसा माना जाता है कि आने वाले कुछ सालों में समुद्र से टाइटैनिक के ये निशान भी गायब हो जाएंगे। टाइटैनिक की यह घटना सच में एक दिल दहलाने वाली घटना थी।